मित्रों नमस्कार। कहा जाता है कि 100 सुनार का और एक लुहार का, 100 सुनार का और एक लुहार का। यही बातें दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है मित्रों कि प्रधानमंत्री के एक दांव ने पूरे विपक्ष का नकाब उतार दिया है। न केवल पूरे विपक्ष का नकाब उतारा है दोस्तों, बल्कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है इसके भी नकाब को प्रधानमंत्री ने उतार दिया है। हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री 4 कदम आगे जाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 कदम पीछे लिया है। प्रधानमंत्री झुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने उस लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री ने, जिस पर इतना भरोसा था प्रधानमंत्री को मित्रों कि धर्मेंद्र प्रधान वो मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सहित उन 7 मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं दोस्तों, जो लगातार 2014 से लेकर अब तक जितने दिन से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उतने दिन धर्मेंद्र प्रधानमंत्री रहे। और इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। प्रधानमंत्री को सीजेपी आंदोलनकारी के द्वारा रखे गए हर मांग को स्वीकार करना पड़ा और प्रधानमंत्री ने स्वीकारा। तो दोस्तों इसके पीछे जो रणनीति है वो रणनीति सिंपल, जो वर्तमान में विपक्ष है और सीजेपी के नकाब को उतारना है दोस्तों। नकाब तो उतारा। उससे पहले समझिए दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर प्रधानमंत्री ने न केवल विपक्ष का नकाब उतारा है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए आने वाले 2027 में जिन 7 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है मित्रों, उन 7 राज्यों के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी चला है। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अपने आर्काइव में सेव करके रखिएगा और एक एक बातें आने वाले साल 1 वर्ष के अंदर आप मैच कराइएगा। मेरा दावा है दोस्तों कि मेरी कही आज की बात 1 साल के अंदर आप जब मैच कराएंगे, एक एक बात सत्य साबित होगी। यह मेरा दावा नहीं है दोस्तों, बल्कि मेरा यह आत्मविश्वास है। आप इसे मैच करा लीजिएगा। क्यों मैच करा लीजिएगा दोस्तों? मेरा क्यों यह दावा है, उसके कई कारण हैं और उन कारणों को बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सहमत हो असहमत हो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का 1 कदम पीछे जाना, प्रधानमंत्री का यह कदम, प्रधानमंत्री का यह दांव मास्टर स्ट्रोक है, या प्रधानमंत्री ने मजबूर होकर प्रधानमंत्री झुके हैं, ऐसा आपको भी लगता है? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों आज तक अपने जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक भी चुनाव नहीं हारा है। चाहे वो चुनाव नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लड़े हो, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लड़े हो, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा गया हो, या प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा गया हो, आज तक नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हारे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सबसे खराब परिणाम आया दोस्तों, तब भी 272 के आंकड़े के बदले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था दोस्तों, 292 सीट जीतने में सफल रहा। यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। तो इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से नरेंद्र मोदी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होना है, इस उम्मीद में अगर कोई है दोस्तों, तो मैं तो कहूंगा कि मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है। मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है दोस्तों। आने वाले 7 राज्यों का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, उसमें सबसे बड़ा प्रतिष्ठा के सवाल वाला चुनाव कौन कौन है प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा फंसेगी दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में।
फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसके बाद 2027 में गुजरात का विधानसभा चुनाव है। और ये दो राज्य का चुनाव ऐसा है दोस्तों जहां अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। और एक तरह से मैं कहूं तो अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात का विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाती है तो 2029 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। या दूसरे शब्दों में कहूं तो शायद नामुमकिन तो नहीं कह सकता, क्योंकि बीजेपी के लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अब तक का इतिहास यही रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ही नियर टू इम्पॉसिबल होगा बीजेपी के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी और गुजरात का विधानसभा चुनाव हार जाए। तो दोस्तों समझिए कि बीजेपी ने कैसे इस आंदोलन का नकाब उतारा। सबसे पहले दोस्तों याद कीजिए आम आदमी पार्टी का आंदोलन। आम आदमी पार्टी का आंदोलन जो अन्ना हजारे आंदोलन के नाम से जाना जाता है, पहला नकाब क्या उतरा है दोस्तों कि इस आंदोलन का भी मास्टरमाइंड, इस आंदोलन के भी मास्टरमाइंड जर्नलिस्ट हैं, इस देश के पत्रकार हैं। इस देश के अंदर दोस्तों लंबे समय से गोदी मीडिया पर बहस चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी बोलती क्या है, गोदी मीडिया मतलब जो लोग बीजेपी के समर्थन में हैं उन्हें गोदी मीडिया बताया जाता है। वहीं बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि राडिया मीडिया। राडिया मीडिया यानी वो नीरा राडिया लाइजनर हुआ करती थी दोस्तों, जो कि केंद्र में मंत्री पद पर किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, कौन मंत्री बनना चाहिए और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना चाहिए, तो नीरा राडिया एक लाइजनर जिसका टेप पब्लिक डोमेन में आया था दोस्तों। ऐसे लोगों पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सब कांग्रेस के टूल किट के मेंबर थे। कई नाम है, रवीश कुमार हो, उसमें पुण्य परसु मतलब ये बरखा दत्त जैसे लोग, ऐसे लोगों की श्रृंखला, पंकज पचौरी जो कि पंकज पचौरी एनडीटीवी, प्रणव राय, विनोद दुआ अब नहीं है विनोद दुआ, ऐसे लोग जो राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी अभी टीएमसी से सांसद है राजदीप सरदेसाई की। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि अरबपति हैं, अरबपति करोड़पति नहीं है कोई, अरबपति हैं। इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान इनके इशारों पर मंत्री बनाए जाते थे और मंत्रियों के विभाग अलॉट होते थे इनके इशारे पर। इतने ताकतवर हुआ करते थे ये लोग, प्रधानमंत्री के साथ घूमा करते थे, प्रधानमंत्री के स्पेशल प्लेन की सवारी किया करते थे, सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर के चार्टर प्लेन में। लेकिन अब वो सुख सुविधाएं बंद हो गई। इसलिए नाराज है जो सूत्रों के हवाले से बड़े बड़े खबर निकालकर ब्रेक किया करते थे और टीआरपी जुटाया करते थे, वो सिलसिला बंद हो गया। तो ऐसे लोग जो को बीजेपी बोलती है राडिया गैंग यानी नीरा राडिया की राजनीति करने वाले लोग, बीजेपी के खिलाफ की राजनीति। तीसरा एक और खेमा है दोस्तों जिसका उदय हुआ 2011 में अन्ना आंदोलन। दोस्तों क्या आपको पता है कि मनीष सिसोदिया कौन थे? मनीष सिसोदिया जी न्यूज से जुड़े हुए पत्रकार थे दोस्तों। सुभाष चंद्रा, जिसे आज आप मान के चलते हैं कि जी टीवी किसकी है? सुभाष चंद्रा की। मान के चलते हैं आप जी टीवी यानी गोदी मीडिया। उसी जी टीवी में काम किया करते थे मनीष सिसोदिया। दोस्तों आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 2011 के आंदोलन के रचयिता मैं बता रहा हूं। तब मैं आता हूं 2026 के आंदोलन के रचयिता कैसे पत्रकार ही हैं। इसको एक्सपोज किया है प्रधानमंत्री ने, नकाब उतारा है, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा कौन लोग थे दोस्तों? अरविंद केजरीवाल की टीम में मनीष सिसोदिया, उसके पुण्य परसून वाजपेयी। दोस्तों आपने वो सीन देखा होगा टीवी पे, बहुत वायरल हुआ था पुण्य परसून वाजपेयी और अरविंद केजरीवाल का। वो आज तक के स्टूडियो के ग्रीन रूम में अंदर की बातचीत देखा था ना आपने? अंदर की बातचीत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी।
दोस्तों एक कहावत है, एक कहावत है दोस्तों, ये कहावत नहीं है, आशा भोसले का गीत है दोस्तों, शंकर जयकिशन और आशा भोसले का। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। याद है ना, फिल्म देखा होगा आपने, दोहरा देता हूं। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। दोस्तों यही हाल हुआ है, यही पर्दा उठ गया है दोस्तों। एक तरफ जहां विपक्ष की दरार उजागर कर दिया है। कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी ना, 4 मई के बाद जब 5 राज्य का विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया था दोस्तों, विपक्ष हक्का बक्का था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत से, असम में बीजेपी की प्रचंड जीत से हक्का बक्का था। विपक्ष हक्का बक्का था केरल विधानसभा में बीजेपी के खाता खोल लेने भर से। विभाजित था तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव परिणाम के कारण। पांडिचेरी में फिर एनडीए की सरकार बनी थी, उससे हक्का बक्का था। लगातार एकता की बातें हो रही थी। दिल्ली में बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्षता किया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सबने एकता के सुर बांधे। लेकिन दोस्तों एकता का दरार, कितना बड़ा दरार है यह आपको दिख गया होगा दोस्तों, जब एक तरफ राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठे, उसके बाद संजय सिंह का बयान, आतिशी मारलेना का बयान, आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आपने सुना होगा। आपने सुना होगा सोनम वांगचुक की पत्नी का बयान राहुल गांधी के बारे में। आपने सुना होगा सोनम वांगचुक पर इमरान मसूद का बयान। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल पर गीतांजलि वांगचुक, सोनम वांगचुक की पत्नी पर आशुतोष का बयान। आपने सुना होगा दोस्तों, आपने सुना था ना। क्या साबित हुआ? ये सब एक दूसरे का दलाल बता रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राहुल गांधी को बता रहे थे कि मोदी के एजेंट हैं। आप कल्पना कीजिए, आशुतोष बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग हो गई है, सोनम वांगचुक को बीजेपी ने पटिया लिया है। अब देखिए, ये लोग एक होने आए थे बीजेपी से लड़ने के लिए। अनुमान लगाइए आप कि जब ये लोग इतने बड़े आंदोलन के बाद, तुरंत बाद एक सुर में नहीं बोल सकते, एकता के सूत्र नहीं ढूंढ सकते, तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे एक होकर? इस बात को नरेंद्र मोदी ने उजागर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया दोस्तों कि जैसे आम आदमी पार्टी का गठन इस देश की मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने किया था। मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान, साजिया इल्मी, राखी बिरलान, ये सभी पत्रकार थे दोस्तों। वैसे ही इस देश की मीडिया का एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे है। दोस्तों अभिजीत दीपके पत्रकारिता का एक विद्यार्थी, सौरभ दास पत्रकारिता का विद्यार्थी, आशुतोष रंगा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ चेहरा, ये सब नौकरी ढूंढ रहे थे दोस्तों, पढ़ाई खत्म की थी। ये सब इंटर्नशिप इन लोगों ने किया आम आदमी पार्टी के साथ। अभिजीत दीपके का इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग होता है। नौकरी ढूंढने वाले लोग अब सब एक साथ हैं, राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। उसी तरीके से, और इस आंदोलन के दौरान देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन्हें ये गोदी मीडिया कहते हैं, उन सभी मीडिया को पहुंचने ही नहीं दिया गया। कार्यक्रम स्थल जंतर मंतर पर भी नहीं, 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दिन भी नहीं। जहां कहीं भी ये लोग मिल गए
उनके साथ कौन सा व्यवहार हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भी स्थिति हो और पाकिस्तान का रिपोर्टर यदि भारत में आकर अगर रिपोर्टिंग करता है तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार भारत की जनता नहीं कर सकती, नहीं करती है दोस्तों। भारत में महाभारत हो, रामायण हो, इसका इतिहास हमें बताता है दोस्तों कि युद्ध में भी एक नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद कोई हथियार नहीं उठाएगा और युद्ध का बिगुल बजने से पहले कोई हथियार नहीं उठाएगा। यह नियम बना था दोस्तों युद्ध में भी कि किसी विकलांग के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ कोई पुरुष हथियार नहीं उठाएगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब कभी भी इस युद्ध के नियम को भंग किया गया तब प्रलय आया। प्रलय आया जब अभिमन्यु को घेर कर नियम के विरुद्ध अभिमन्यु की हत्या की गई दोस्तों, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के नियम को बदल डाला। ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों इस आंदोलन के दौरान, जब ऐसे पत्रकारों के खिलाफ दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार किया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह हुई कि विपक्ष का कोई भी नेता ऐसी घटनाओं की आलोचना तक नहीं किया, किसी ने आलोचना नहीं की। इस बात की आलोचना हुई कि पुलिस ने लाठी चलाई, पुलिस ने पैलेट गन चलाया, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, इस बात की आलोचना हुई। लेकिन आंदोलनकारियों के अंदर घुसे हुए ऐसे आपराधिक तत्वों के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की कोई आलोचना नहीं हुई, इसलिए कि जो आपराधिक चरित्र के लोग घुसे हुए थे उनकी पहचान उजागर हो गई थी। पहचान उजागर कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। दोस्तों यह किसे नहीं दिख रहा था कि उस दिन हमला संसद पर होने वाला था, पार्लियामेंट पर हमला होना था, यह किसे नहीं दिखा? सबको दिखा। कि संसद के अंदर घुसने वाले थे आंदोलनकारी। किसे नहीं दिखा दोस्तों कि नेपाल जैसी स्थिति आज दिल्ली की बनाएंगे हम। नेपाल में क्या हुआ था दोस्तों? नेपाल में हुआ यह था कि कई मंत्रियों को पैर पकड़कर नचाकर घुमा दिया गया था। प्रधानमंत्री कई मंत्रियों के आवास को जलाकर राख कर दिया गया था। यह रणनीति थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो, लेकिन क्या आपने सुना आज तक विपक्ष के किसी भी एक राजनीतिक दल के द्वारा कि ऐसी घटनाओं की आलोचना की गई हो? नहीं की गई, क्योंकि ऐसे कामों में आम छात्र नहीं शामिल थे। आम छात्र कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। पढ़ाई करने वाला छात्र ऐसा कभी नहीं कर सकता जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जो अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हो। ऐसा कोई छात्र होगा ऐसे काम नहीं करेगा, आपराधिक काम नहीं करेगा। कई ऐसे सीन आपने देखे होंगे दोस्तों, कई ऐसे प्ले कार्ड्स देखा होगा आपने, कई ऐसे पोस्टर्स आपने देखा होगा दोस्तों, जहां शर्म भी शर्मा जाएगी। जहां शर्म भी शर्मा जाएगी दोस्तों। दोस्तों धार्मिक आधार पर भी अगर देखा जाए तो यह सांप्रदायिक भीड़ भी, इस भीड़ के अंदर सांप्रदायिक लोग घुसे हुए थे दोस्तों। ऐसे लोग घुसे हुए थे इसमें जो हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, पुरुषवादी व्यवस्था, पुरुष सत्तात्मक समाज के बताते हुए, लेकिन उनके मुंह में दही जमा हुआ था दोस्तों। यह कहने का साहस उनके अंदर नहीं था कि 4 पत्नियां रखने का रिवाज कहां तक जायज है, अपनी बहनों के साथ शादी कर लेना कहां तक जायज है। दोस्तों जहां अंतर पूरी दुनिया जानती है कि जेंडर इक्वलिटी,
जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करें दोस्तों, दुनिया में 4 विचार हैं। दुनिया के अंदर 4 विचार हैं। विचारधारा के आधार पर 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। प्रमुख रूप से संख्या और अधिक है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुत्व धर्म के आधार पर तीसरी बड़ी मतलब सनातन मानने वाले लोग हैं। चौथे नंबर पर कम्युनिस्ट। दोस्तों, इसमें सबसे लिबरल कौन है? जितने अधिकार हिंदुस्तान की महिलाओं को मिला है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, हिंदुस्तान के बाहर कहीं मिला है क्या? अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में कोई महिला, दोनों इस्लामिक देश है दोस्तों, अगर महिला प्रधानमंत्री बन सकी, चाहे बेगम खालिदा जिया, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे शेख हसीना वाजेद, तो क्या इसलिए नहीं कि इनका जीन भारतीय है, सनातनी है? क्या सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इराक, ईरान में कोई महिला आज तक राष्ट्राध्यक्ष बनी है क्या? जवाब जरूर देना। तो लिबरलिज्म, महिला अधिकार की बात करने वाले क्या इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति एक जैसी है क्या? और भारत की महिलाओं को इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से ही देखा गया, जहां लाज और शर्म नाम की चीज न शब्दों में दिखी, ना आंख में दिखी। यह बात सही था या नहीं था? क्या ऐसे घटनाओं की विपक्ष के किसी भी नेता ने आलोचना की क्या? कभी भी एक भी सुना आपने? मतलब ऐसे इशारे, ऐसे प्ले कार्ड्स, ऐसे पोस्टर्स जिसका मैं उदाहरण नहीं दे सकता, सभी ने देखा। क्या कोई आलोचना हुई कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? हर समाज की अपनी पहचान होती है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर कि महिलाओं को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए? वो व्यवस्था चाहते हैं भारत के अंदर? या फिर वो व्यवस्था चाहते हैं जो यूरोप के अंदर होता है, नंगापन, हर कुछ नंगा, कुछ भी नहीं चाहिए? सोचने की बात है। इस मामले में भी विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। अराजकता, कोई कानून नहीं मानेंगे हम, यानी हर नियम का पालन केवल पुलिस को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। अगर आंदोलनकारियों ने उस दिन किसी पुलिस पर, चाहे वो आंदोलनकारी के नाम पर आंदोलन में अपराधी क्यों ना हो, हिस्ट्री सीटर ही क्यों ना हो, लेकिन उस हिस्ट्री सीटर को क्या माफ कर देना चाहिए किसी पुलिस को जानलेवा हमला करने के लिए? विपक्ष तो मांग कर रहा है। विपक्ष तो मांग कर रहा है ना कि 20 जुलाई को से लेकर 24 जुलाई के बीच आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों ने कोई भी काम किया हो, आंदोलनकारी के भेष में असामाजिक तत्व, अपराधी, हिस्ट्री सीटर, आतंकवादी, ऐसे सभी लोगों को माफी मिल जानी चाहिए, आम माफी मिल जानी चाहिए। इसी का पैरवी विपक्ष कर रहा है ना, इसी बात की पैरवी हो रही है। अनुमान लगा लीजिए। कहा जाता है दोस्तों, भारत में तो सिखाया जाता है, वैसे ये कहावत तो अंग्रेजी में है, नहीं, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर भारत का चरित्र क्या है? क्या भारत का चरित्र इन वामपंथियों जैसा है? अभद्र भाषा, अभद्र कपड़ा, न भाषा, न भूषा, न भेष, न भोजन, कुछ भी भारतीय नहीं जिसके अंदर हो। अपने मैं कहीं ना कहीं दोस्तों शायद जीभ साथ नहीं देता ऐसे उदाहरण देने के लिए, लेकिन
कल्पना कीजिए थोड़ा, आप भूल जाइए कि आप किस राजनीतिक दल को अगले चुनाव में वोट देने वाले हैं, पहले किसे वोट दिया है। लेकिन आप सोच के देखिए, ऐसी बच्चियां जिसके दादा होंगे नरेंद्र मोदी की उम्र के, नहीं, दादा की उम्र में है नरेंद्र मोदी। अगर सब 75 नरेंद्र मोदी हैं तो 20 साल की लड़की के दादा होंगे 75 साल के, 20, 22, 23, 25 साल तक की पोती हो सकती है। दोस्तों आप कल्पना कर लीजिए आप कि ऐसी बच्चियां जब नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप या भारत में कोई सार्वजनिक जगह पर अपने पति और पत्नियों के लिए भी नहीं करता, उसके लिए भी कोई प्राइवेट जगह ढूंढी जाती है वैसी बातचीत करने के लिए भी। ऐसे शब्दों का सार्वजनिक प्रदर्शन आप कल्पना कीजिए दोस्तों। और इसके खिलाफ कभी किसी विपक्ष ने, किसी नेता ने आवाज उठाई नहीं, बल्कि समर्थन किया कि ऐसे लोग दोषी नहीं हैं, ये जेनजी हैं। जेनजी है, जेनजी का मतलब क्या होता है? हाय ब्रो, और उसके बाद हर कुछ, मतलब भाई और साईं में कोई अंतर नहीं। कल्पना कीजिए क्या भारत की पहचान, जिसकी बात मैंने कहा कि इफ कैरेक्टर इज गोन एवरीथिंग इज गोन, क्या इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है विपक्ष की तरफ से? अगर आप इसकी आलोचना नहीं करते हैं, आप इसकी शिकायत नहीं करते हैं, आप इसके खिलाफ अपील नहीं करते हैं, तो आप तो साथ दे रहे हैं, आप बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनता के बीच तो आई, और अल्टीमेटली भारत 140 करोड़ से भी अधिक लोगों का देश है। कितने लोग थे दिल्ली में और देश के विभिन्न हिस्सों में? कितने राज्यों में यह आंदोलन हुआ? सबने देखा है। इसके अलावे और जितने भी लोग हैं जिन्होंने देखा, वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोचेंगे, और इसके खिलाफ आने वाले समय में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का यह दांव का नरेंद्र मोदी कैसे चुनावी इस्तेमाल करते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि विपक्ष को एक बार फिर, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, या उससे भी ज्यादा कहूं कि ठीक 5 साल पहले 2021, 2022 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव वैसे ही होना था, गुजरात में चुनाव होना था। हर चुनाव से पहले ऐसा प्रयास होता है, कभी पाटीदार आंदोलन के नाम पर, कभी जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन के नाम पर, कभी। दोस्तों और एक बात मैं बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा विपक्ष कैसे एक्सपोज हुआ है। आप समझिए कि ये कई आंदोलन में से एक पहला ऐसा आंदोलन था देश में जहां एक तरफ एक ही आंदोलन में नारा लग रहा था, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, सब नारे लग रहे थे, ठीक है, पुरुष सत्तावादी समाज से आजादी। वहीं दूसरी तरफ एक ही मंच पर यूजीसी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था दोस्तों, याद होगा आपको, जिसके खिलाफ सवर्ण समाज के छात्रों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। दोस्तों मोदी को सवर्ण विरोधी बताया जा रहा था, बीजेपी को सवर्णों का दुश्मन बताया जा रहा था, एक जमाना था। और कभी वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को पाटीदारों का दुश्मन बताया जा रहा था, हरियाणा में जाटों का दुश्मन बताया जा रहा था, सवर्णों का दुश्मन, कोई ओबीसी का दुश्मन, कोई दलित का दुश्मन, कोई मुसलमान का दुश्मन। तो बारी बारी से सबका कोटा पूरा हो चुका है दोस्तों, सबका कोटा पूरा हो चुका है। अब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा देश के अंदर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने नरेंद्र मोदी को उस समाज का दुश्मन नहीं बताया। पाटीदार, जाट, मुसलमान, हिंदू, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सबका कोटा पूरा हो गया।
लेकिन बीजेपी का कोटा बाकी है। मेरा जैसा अनुभव कहता है, चाहे वो 2021 के किसान आंदोलन के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हो, या 2026 का ये आंदोलन 2027 के विधानसभा चुनाव को टारगेट कर रहा है, तो विपक्ष को पछताना पड़ेगा। इंतजार करते रहिए, क्योंकि विपक्ष ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है और ये मकसद था नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी अगर पीछे नहीं जाते अगर उस दिन दोस्तों, तो याद रखिएगा तब फिर मौका मिल जाता इनको। इनके अंदर सब कुछ छुपा हुआ रहता, ढका हुआ रहता। कहा जाता है ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मोदी ने वो मुट्ठी खोल दिया कि कैसे लोग हैं ये, न खुद के बारे में सोचते हैं, न अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, न गठबंधन के बारे में सोचते हैं, न चुनाव के बारे में सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं, न समाज के बारे में सोचते हैं, न बच्चे के बारे में सोचते हैं, न बच्चियों के बारे में सोचते हैं, न संस्कार के बारे में सोचते हैं, न राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। केवल और केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को बांटकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करते हैं, केवल एक कारण से, जो कि चुनाव जीता जा सके। यही था 100 सुनार की तो एक लोहार की। और इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि मोदी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। यह बात विपक्ष को याद रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, लंबा हो गया, देखिएगा जरूर पूरा। नमस्कार।